नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। आने वाला हफ्ता 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक खास इसलिए है क्योंकि इसमें पुराने साल के भी आखिरी दिन है और नई साल 2026 की शुरुआत भी है। ऐसे में बाजार में आमतौर पर हलचल कम और मूवमेंट थोड़ा सीमित रहता है। पिछले शुक्रवार बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली और जिस सांता क्लॉज रैली की उम्मीद की जा रही थी वो इस बार साफ तौर पर नजर नहीं आई। इसकी बड़ी वजह कोई एक खबर नहीं बल्कि कई छोटे फैक्टर मिलकर बने। अगर पूरे 2025 की बात करें तो ये साल 2023 और 2024 जैसी तेज रैली वाला नहीं रहा, बल्कि इसे एक कंसोलिडेशन ईयर माना जा सकता है, जहां बाजार ने पहले की तेजी के बाद सांस ली। निफ्टी 50 ने 2023-24 में करीब 80% का रिटर्न दिया था और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो 100% से ज्यादा की तेजी देखी गई थी, लेकिन 2025 में कुल मिलाकर सिर्फ 5 से 6% की ही बढ़त रही। इस दौरान एफपीआई लगातार बिकवाली करते रहे, खासतौर पर सितंबर 2024 के बाद, जब बाजार वैल्यूएशन के लिहाज से काफी महंगा नजर आने लगा। सिर्फ 2025 में ही एफपीआई ने करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग की, जबकि उन्होंने चाइना, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे दूसरे मार्केट्स में पैसा लगाया। यूएस मार्केट में 2025 के दौरान 24 से 25% तक का रिटर्न देखने को मिला, जिसकी बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक्स में आई जबरदस्त तेजी रही। इंडिया का आईटी सेक्टर अभी एआई बेस्ड प्रोडक्ट कंपनियों की तरह परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ आईटी कंपनियां ज्यादातर सर्विस बेस्ड हैं। इसी वजह से आईटी इंडेक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 15% नीचे है। निफ्टी 50 सितंबर 2024 में 26,277 के आसपास पहुंचा था, लेकिन उसके बाद वो 26,000 के आसपास ही अटका रहा, जो साफ दिखाता है कि बाजार फिलहाल रेंज में ही घूम रहा है। हालांकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अब धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी पहले से बेहतर होते दिख रहे हैं, जिससे आने वाले समय में सेंटिमेंट सुधर सकता है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ काफी मजबूत बनी हुई है। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक पूरे साल की ग्रोथ करीब 7.3% रह सकती है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी अच्छी मानी जाती है। चाइना की ग्रोथ जहां 4 से 4.5% के आसपास है और यूएस की एवरेज ग्रोथ 3% से ऊपर नहीं जाती, वहीं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत बनी हुई है। रुपये में हाल के महीनों में कमजोरी जरूर दिखी, लेकिन आरबीआई ने मार्केट में इंटरवेंशन करके उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश की है और आगे भी स्टेबिलिटी की उम्मीद है। 31 मार्च 2026 तक निफ्टी 50 के 27,000 के लेवल को पार करने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि वैल्यूएशन अब पहले के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रही है। हाल की गिरावट की सबसे बड़ी वजह फिर से एफपीआई सेलिंग रही। सिर्फ एक हफ्ते में करीब 4,291 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1,224 करोड़ रुपए की खरीदारी की। गोल्ड और सिल्वर में तेजी भी इक्विटी से पैसा खींच रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने पर निवेशक सेफ हेवन एसेट्स की तरफ ज्यादा झुकते हैं। नाइजीरिया और वेनेजुएला जैसे देशों से जुड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज की वजह से रिस्क बढ़ा है। इसी कारण गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बने हुए हैं। अभी बाजार में कोई बड़ा इमीडिएट ट्रिगर नहीं है, इसलिए मार्केट फिलहाल ऊपर नीचे होकर रेंज बाउंड ही रहने की संभावना ज्यादा है। यूएस इंडिया ट्रेड डील अगर फाइनलाइज हो जाती है तो ये बाजार के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें डिले मार्केट सेंटिमेंट को दबाए हुए है। फरवरी में आने वाला यूनियन बजट भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, खासकर अगर उसमें रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेप्स देखने को मिलते हैं। दिसंबर क्वार्टर यानी Q3 के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स Q2 के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है, जिससे जनवरी में बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। आरबीआई ने सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने का फैसला किया है, जिससे मार्केट सेंटिमेंट को सपोर्ट मिल सकता है। क्रूड ऑयल की कीमतें इतनी जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बावजूद ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही हैं, जो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर में इस साल तेज रैली देखने को मिली है। सिल्वर करीब 160% और गोल्ड करीब 70% तक बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ रिस्क भी काफी ज्यादा हो गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड और सिल्वर में आगे वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है और गिरावट आने पर एग्जिट का मौका भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए कॉशन जरूरी है।
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो मजबूत बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट प्लान्स मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी 50 की एक्सपेक्टेड रेंज 25,700 से 26,400 के बीच रह सकती है, यानी बाजार में सीमित दायरे में ही हलचल देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 58,250 से 59,850 की रेंज मानी जा रही है। फिलहाल 60,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के संकेत नहीं। पिछले हफ्ते मार्केट में हल्की तेजी दिखी, इसके बावजूद इंडिया की टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से 7 के मार्केट कैप में गिरावट देखने को मिली, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप करीब 1,26,992 करोड़ रुपए घटकर लगभग 8.92 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा झटका रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में भी 8,254 करोड़ रुपए की गिरावट आई, जबकि बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टूर्बो की वैल्यूएशन में भी अच्छी खासी कमी दर्ज की गई। आईसीआईसीआई बैंक, एलआईसी और टीसीएस भी उन कंपनियों में शामिल रहीं जिनके मार्केट कैप में बीते हफ्ते गिरावट देखने को मिली। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और भारती एयरटेल ने मजबूती दिखाई। मार्केट वैल्यू के हिसाब से अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक का नंबर आता है। ज़ेप्टो ने करीब 11,000 करोड़ रुपए के आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए उसने कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए एसईबी और स्टॉक एक्सचेंजेस के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा किए हैं, ताकि बाजार के मूड को देखकर प्लान में बदलाव किया जा सके। ज़ेप्टो अगले साल स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का लक्ष्य रख रही है, जिससे ये इंडिया के सबसे कम उम्र के लिस्टेड स्टार्टअप्स में शामिल हो सकती है। अगर ज़ेप्टो की लिस्टिंग सफल रहती है तो ये जोमेटो और स्विगी जैसे क्विक कॉमर्स प्लेयर्स की कैटेगरी में आ जाएगी। अब तक ज़ेप्टो लगभग 16,000 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा चुकी है और कंपनी के वैल्यूएशन करीब $7 बिलियन बताई जा रही है। अक्टूबर 2025 में ज़ेप्टो ने कैलपर्स के नेतृत्व में $450 मिलियन की फंडिंग रेज की थी। सितंबर 2025 तक कंपनी की ग्रॉस सेल्स करीब 26,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। हालांकि तेज ग्रोथ के साथ कंपनी का कैश बर्न भी ऊंचा रहा, जो इस दौरान करीब 1,000 से 1,100 करोड़ रुपए के बीच दर्ज किया गया। साल 2025 एसएमई आईपीओ मार्केट के लिए एक रियलिटी चेक साबित हुआ, जहां कमजोर सेकेंडरी मार्केट और ऊंची वैल्यूएशन की वजह से पहले जैसी लिस्टिंग गेन्स नहीं दिखी और कई स्टॉक्स लिस्टिंग के बाद टिकाऊ तेजी नहीं पकड़ पाए। इसके बावजूद ट्रेंड लाइन के डेटा के मुताबिक 2025 में करीब 29 एसएमई स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने आईपीओ प्राइस से 100% से ज्यादा रिटर्न दिया, जिससे साफ हुआ कि मुश्किल बाजार में भी सही स्टॉक्स ने शानदार प्रदर्शन किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब एसएमई इन्वेस्टर्स ब्लाइंड सब्सक्रिप्शन से हटकर सिलेक्टिव और कॉशियस हो चुके हैं और आगे इस सेगमेंट में वही कंपनियां टिकेंगी जिनके फंडामेंटल्स मजबूत, बिजनेस मॉडल साफ और मैनेजमेंट भरोसेमंद होंगे, जिससे एसएमई मार्केट धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ने अपने एशिया पैसिफिक एक्स जापान पोर्टफोलियो में इंडिया और ताइवान का एलोकेशन बढ़ाया है, जबकि चाइना और इंडोनेशिया में एक्सपोजर घटाया है, जिससे साफ दिखता है कि इन मार्केट्स को लेकर उसका भरोसा बदला है। जेफरीज का मानना है कि इंडिया मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ और बेहतर होते कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स की वजह से आगे भी एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना रहेगा। ताइवान को ग्लोबल लेवल पर एडवांस्ड सेमीकंडक्टर की मजबूत मांग का फायदा मिल रहा है और इसी टेक फोकस्ड स्ट्रैटेजी के तहत जेफरीज ने अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो में बैंक सेंट्रल एशिया की जगह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया है। निफ्टी मिड कैप 100 के कुछ स्टॉक्स में एनालिस्ट्स को अच्छी ग्रोथ की संभावना नजर आ रही है, जो निवेशकों के लिए दिलचस्प हो सकती है। ट्रेंड लाइन और एनालिस्ट्स के कंसेंसस डेटा के मुताबिक कुछ मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अगले एक साल में औसतन 25 से 45% तक की तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस समय करीब 12,328 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट्स का मानना है कि कंपनी का टारगेट करीब 17,882 रुपए तक जा सकता है, यानी लगभग 45% की संभावित तेजी, और ज्यादातर एनालिस्ट्स की राय बाई की बनी हुई है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का शेयर अभी 2,661 रुपए के स्तर पर है। एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट करीब 3,666 रुपए बताया है, जिससे करीब 41% की अपसाइड दिखाई देती है और इसे कवर करने वाले एनालिस्ट्स भी इसे बाय मान रहे हैं। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त 42 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट्स का टारगेट करीब 59 रुपए के आसपास है, यानी लगभग 40% की संभावित बढ़त, और इस स्टॉक पर भी ओवरऑल राय बाय की बनी हुई है। कल्याण ज्वेलर्स का शेयर अभी 491 रुपए के करीब है। एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि ये 682 रुपए तक जा सकता है, जो करीब 39% की अपसाइड दिखाता है, और कई एनालिस्ट्स इसे स्ट्रॉन्ग बाय की कैटेगरी में रख रहे हैं।
सुज़लॉन एनर्जी इस समय 53 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट्स के मुताबिक इसका टारगेट 74 रुपए तक हो सकता है, यानी करीब 39% की तेजी की संभावना, और इसे ट्रैक करने वाले ज्यादातर एनालिस्ट्स इसे स्ट्रॉन्ग बाय मानते हैं। मोतीलाल ओसवाल का शेयर फिलहाल 863 रुपए के स्तर पर है। एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट करीब 1123 रुपए रखा है, जिससे करीब 30% की अपसाइड बनती है, और यहाँ भी कंसेंसस स्ट्रॉन्ग बाय का है। गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी 2003 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट्स का टारगेट करीब 2596 रुपए है, यानी लगभग 30% की संभावित तेजी, और ज्यादातर एनालिस्ट्स इस स्टॉक पर सकारात्मक नजरिया रख रहे हैं। आईटीसी होटल्स इस वक्त 198 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट्स को लगता है कि ये 255 रुपए तक जा सकता है, जो करीब 29% की अपसाइड दिखाता है, और कंसेंसस यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बाय का है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का शेयर फिलहाल 3273 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट करीब 4201 रुपए बताया है, यानी लगभग 28% की संभावित तेजी, और बड़ी संख्या में एनालिस्ट्स इस स्टॉक पर सकारात्मक नजरिया रख रहे हैं। अब बात करते हैं उन 10 स्टॉक्स की जिन पर बाजार बंद होने के दौरान बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर सोमवार को शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी 10 स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। औरोबिंदो फार्मा ने अपनी सब्सिडियरी क्यूराटेक बायोलॉजिक्स के जरिए अमेरिका की बायोफैक्टोरा के साथ किया गया लाइसेंस एग्रीमेंट आपसी सहमति से खत्म कर दिया है। ये समझौता BFI 751 नाम की दवा के लिए था, जो स्टेलारा की बायोसिमिलर दवा मानी जा रही थी। सुज़लॉन एनर्जी में एक बड़ा मैनेजमेंट बदलाव देखने को मिला है। कंपनी के विंड टर्बाइन जनरेटर बिजनेस के CEO और सीनियर मैनेजमेंट पर्सन विवेक श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने साफ किया है कि वो 26 दिसंबर 2025 को कारोबार खत्म होने के बाद कंपनी से अलग हो गए हैं। डायमंड पावर को घरेलू EPC कंपनी हिल्ड प्रोजेक्ट से पावर केबल्स की सप्लाई के लिए 66.18 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। ये ऑर्डर GST को छोड़कर है, और इसे किलोमीटर रेट आधारित प्राइस वेरिएशन फॉर्मूले के साथ पूरा किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये काम 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 के बीच पूरा होगा। सोलर वर्ल्ड एनर्जी को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को 250 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड सोलर PV प्रोजेक्ट के लिए EPC पैकेज का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। इस पूरे ऑर्डर की कुल वैल्यू करीब 725.33 करोड़ रुपए है, जिसमें टैक्स भी शामिल है। वेदांता को डीपो ग्राफाइट वेनेडियम ब्लॉक के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया गया है। कंपनी ने बताया कि सभी जरूरी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये उपलब्धि मिली है। इस संबंध में मंत्रालय का पत्र 26 दिसंबर 2025 को कंपनी को प्राप्त हुआ है। विक्रांत इंजीनियरिंग को मध्य प्रदेश में 16 पावर प्रोजेक्ट्स लगाने का काम मिला है। कंपनी को MP ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 45.75 मेगावाट AC क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। ये प्रोजेक्ट्स PM कुसुम योजना के तहत फीडर सोलराइजेशन के उद्देश्य से लगाए जाएंगे। इंडिगो से जुड़ी उड़ानों में हालिया व्यवधानों की जांच करने वाली सरकारी समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। 8 सदस्यीय इस समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को रिपोर्ट दी है, जिसे गोपनीय श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकले हैं, ये फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। टाइमेक्स ग्रुप की प्रमोटर कंपनी टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस BV ने बाजार के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। प्रमोटर ग्रुप OFS के माध्यम से करीब 8.93% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। इस OFS का फ्लोर प्राइस 275 रुपए रखा गया है, जो पिछले बंद भाव से करीब 22% कम है। टाइटन कंपनी ने ज्वेलरी बिजनेस में एक नया और अहम कदम उठाया है। कंपनी ने लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट में एंट्री करते हुए BYON नाम से नया ब्रांड लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये कदम तेजी से बढ़ते और उभरते हुए डायमंड मार्केट को ध्यान में रखकर उठाया गया है। कोफोर्ज ने अमेरिका की AI सॉल्यूशंस कंपनी एनकोरा को खरीदने का बड़ा फैसला किया है। कंपनी ने एनकोरा के 100% शेयर $235 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पर अधिग्रहित करने के लिए एडवेंट इंटरनेशनल के साथ डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है। ये डील शेयर स्वैप के जरिए पूरी की जाएगी। इस हफ्ते IPO बाजार काफी भीड़ भाड़ वाला नजर आ रहा है, जहां कुल 11 कंपनियां लिस्ट होने जा रही हैं। हालांकि नए फंड जुटाने की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो रही हैं, जिससे चुनिंदा स्टॉक्स में तेज लिस्टिंग गेन की उम्मीद बनी हुई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के ट्रेंड ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ IPOs में लिस्टिंग के दिन 80 से 90% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर निवेशकों का मूड थोड़ा सतर्क है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो मजबूत डेब्यू का संकेत दे रहे हैं।
E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इस हफ्ते का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला IPO माना जा रहा है। इसका GMP करीब 145 रुपीस के आसपास चल रहा है, जो 80% से ज्यादा के संभावित लिस्टिंग गेन की तरफ इशारा करता है। श्यामधानी इंडस्ट्रीज लिस्टिंग से पहले सबसे मजबूत संकेत दे रहा है। इसका GMP करीब 70 रुपीस है, जिससे करीब 90% तक के गेन की उम्मीद जताई जा रही है और रिटेल और HNI कैटेगरी में भारी सब्सक्रिप्शन ने भरोसा और बढ़ाया है। धारा रेल प्रोजेक्ट्स का GMP करीब 18 रुपीस के आसपास है, जिससे मिड टीन लेवल की लिस्टिंग गेन की संभावना दिखाता है। रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में निवेशकों की दिलचस्पी की वजह से इस IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। नंता टेक के शेयर ग्रे मार्केट में करीब 10 रुपीस के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि लिस्टिंग के दिन मामूली यानी लो सिंगल डिजिट गेन देखने को मिल सकता है। बाई काकाजी पॉलीमर्स का GMP काफी पतला है और करीब 3 रुपीस के आसपास चल रहा है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग लगभग फ्लैट रह सकती है। एडमैट सिस्टम्स में भी ग्रे मार्केट से बहुत मजबूत संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसका GMP करीब 4 रुपीस है, जो सीमित डेब्यू इशारा करता है। सनरेक्स ऑयल के लिए फिलहाल कोई एक्टिव GMP नजर नहीं आ रहा है। APW इंडिया का GMP करीब 2.5 रुपीस के आसपास है, जो बहुत हल्की बढ़त का संकेत देता है। अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज का GMP करीब 12 रुपीस है, जिससे सिंगल डिजिट के ऊपरी स्तर पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा रही है। डाचीपल्ली पब्लिशर्स का GMP भी करीब 2 रुपीस है, जिससे फ्लैट से थोड़ा ऊपर डेब्यू की उम्मीद है। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी इस हफ्ते का एकमात्र मेन बोर्ड IPO है। इसके बावजूद इसमें कोई खास GMP नहीं है।